हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें अपने प्रसार शिक्षा के जो हम शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे थे, थ्योरी हालांकि हमने पढ़ लिया है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना सेम टू सेम एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि जितने भी प्रेजेंट टाइम में एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो टीचिंग लेवल का हो या फिर किसी भी लेवल का हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो, वो ज़्यादातर किताबी बेस पर नहीं थिंकिंग बेस पर ज़्यादा दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ थिंकिंग बेस पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो तो सही है, वो जो स्टूडेंट्स थ्योरी को अच्छे से पढ़े हुए हैं, अच्छे से लेसन को समझे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, बुक से पूछा जाता है, और वो सभी टॉपिक्स को हम अपने जो शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं उसमें एक एक पॉइंट को लिखते जा रहे हैं और उसको समझते जा रहे हैं। तो आज की क्लास जो हमारी है वो है प्रसार शिक्षा की। प्रसार शिक्षा का जो इतिहास रहा है, उसका चरण है, उसको समझने के क्या तरीके हैं, किसके लिए वो शिक्षा है, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, वो सब पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में हमें ये देखना था कि पिछली क्लास में हमने चरण को तो पढ़ा है कि किस स्टेप के बाद किस स्टेप को फॉलो किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रसार शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके ग्रामीण लोगों को हम शिक्षा देंगे, क्योंकि हमारी जो प्रसार शिक्षा है वो किसके लिए है, ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। क्यों दी जा रही है, गांव के लोगों के जो पलायन कर रहे हैं, गांव के लोग यानी गांव को छोड़ के अन्य शहरों में जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हम प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को देते हैं। तो इसमें किस प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं हम, जिससे वो जल्दी से सीख जाएं या जो सिखाया जा रहा है वो समझ सके, वो सारी शिक्षण विधियों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हम देखिएगा इसमें प्रसार शिक्षा की जो शिक्षण विधियां बताई गई हैं। शिक्षण का मतलब होता है कि एक शिक्षा देने वाला, यानी कि प्रसार शिक्षा में जो प्रसार कार्य करता है वो किस प्रकार से ग्रामीणों को सिखाएगा, किन विधियों का प्रयोग करके। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम संख्या के आधार पर बांट के समझते हैं। संख्या के आधार पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि संख्या के आधार पर प्रसार शिक्षा की शिक्षण विधियां कितनी होती हैं, या फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसमें से पूछा जाता है कि यह जो विधि अपनाई जा रही है यह किस प्रकार की विधि है, संख्या के आधार पर सामूहिक है या फिर जनसंचार विधि है या फिर जनसंपर्क है या व्यक्तिगत है। ये सारे टॉपिक जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या है इसमें, पहले इसको आप पढ़ लीजिए। संख्या के आधार पर 3 बताया गया है, व्यक्तिगत, समूह संपर्क और जनसंचार संपर्क। इसका क्या मतलब है, व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जो प्रसार शिक्षा दे रहा है एक वो व्यक्ति है और जिस व्यक्ति को सिखा रहा है बस वो व्यक्ति हो, यानी कि 2 लोगों के बीच में ये बातें हो रही हैं। सीखने वाला व्यक्ति और सिखाने वाले के बीच में जब कोई बातें हो रही हैं, शिक्षा दी जा रही है, वो ग्रामीण लोगों को प्रसार शिक्षा दी जा रही है, वो व्यक्तिगत संपर्क विधि होती है, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण विधि होती है। किसके आधार पर, संख्या के आधार पर यहाँ बताया गया, क्योंकि इसमें 2 लोग हैं। फिर समूह संपर्क का मतलब होता है इसमें 2 से अधिक लोग हैं, सिखाने वाला व्यक्ति है और इसके बाद सीखने वाले व्यक्ति जो है एक अकेला नहीं बल्कि उनकी संख्या में अधिकता पाई जा रही है और एक साथ एक समूह में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, समूह संपर्क विधि है। इसके बाद जनसंचार संपर्क। जनसंचार संपर्क का मतलब होता है कि यहाँ पर भी संख्या जो है सीखने वालों की अधिक तो है, लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति आमने सामने नहीं है। जैसे समूह संपर्क विधि में आप क्या देख रहे थे कि सीखने वाला व्यक्ति और सिखाने वाला व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने हो। जैसे कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है, टीचर अपने सामने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में शिक्षा देता है, वह क्या है, समूह है। लेकिन वहीं पे जब ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ाई जाती है, जैसे प्रेजेंट टाइम में जिस प्लेटफॉर्म पे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि सीखने वाला व्यक्ति सामने ही मौजूद हो, वो दूर भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि सीखने वाला व्यक्ति जिस समय सिखाया जाए उसी समय तुरंत सीख ले।
बल्कि यह कार्य जो है कुछ समय बाद भी किया जा सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप इस क्लास को जो है पढ़ रहे हैं, अगर आपकी इच्छा ना हो या फिर किसी के फ़ोन में नेट पैक नहीं है तो वो इस क्लास को बाद में भी देख सकता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो है अधिक है जनसंपर्क में भी, लेकिन यहाँ पे समूह और जनसंपर्क में डिफरेंट ये है कि समूह में सीखने सिखाने वाले व्यक्ति आमने सामने हैं, जनसंचार जो विधि है उसमें जो सीखने और सिखाने वाला व्यक्ति है वो आमने सामने नहीं है और एक साथ ही नहीं बल्कि ये समय के बाद भी इसको सीख सकता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, व्यक्तिगत में पूछा जाता है आप किसी व्यक्ति के घर पर जाकर के उसको कुछ सिखा रहे हैं, खेत पर जाकर उसे खेती करना सिखा रहे हैं तो वो व्यक्तिगत हो गया। समूह संपर्क में गांव के लोगों को इकट्ठा करके आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने सामने बैठ करके, वो समूह संपर्क है। लेकिन जनसंचार संपर्क में आप ऑनलाइन क्लासेस इस प्रकार से डाल सकते हैं या फिर कोई पत्रिका प्रकाशित कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से जो है शिक्षा दे सकते हैं, कुछ चीज़ें उसमें निकाल सकते हैं या फिर किसी किताब के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या है कि व्यक्तिगत, समूह संपर्क और जनसंपर्क के बारे में बताया गया। इसके बाद है स्वरूप या प्रकृति के आधार पर जब बताया जाता है तो शिक्षण की विधि दो होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ें आपके सामने मौजूद हो वो प्रत्यक्ष होता है, और जो आपके सामने मौजूद ना हो वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। यह इसके स्वरूप और प्रकृति के आधार पर बताया गया। मौखिक मतलब बोल करके, जब आप लोगों को शिक्षित करते हैं, बोल करके कोई बातें लोगों को सिखा रहे हैं, तब वहाँ पे मौखिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे जब लिखित की बात करते हैं तो लिखित में कोई चीज़ें आप लिख करके लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे जब आप पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग कर रहे हैं, किताबों का प्रयोग कर रहे हैं, चार्ट और बैनर का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लिख करके लोगों को वो चीज़ें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन जब वहीं पे आप जो है भाषण के माध्यम से या फिर कहीं पर भी बैठ करके समूह सम्मेलन कर रहे हैं, वहाँ पे व्याख्यान कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, वो मौखिक विधि हो जाती है। इतना समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद ये कार्य के आधार पर भी शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किया गया है। कार्य के आधार पर का मतलब होता है कि करके, देखिए इसमें बता करके, जब आप किसी को कोई बात बता रहे हो, जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मैं आपको ये क्या कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये दिखा करके मतलब जब हम आपको पिछला वाला कुछ क्वेश्चन पेपर ले आके बोर्ड पे आपको दिखाया जाए कि ये देखिए ये सारे टॉपिक जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, आप लोग इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, तो वो दिखा करके हो गया। और वही साथ में करके का मतलब है कि कोई विधि जब आपको समझाई जाती है, सिखाई जाती है, मैं वहाँ पे आप करके उस चीज़ को सीख रहे हो। तो प्रसार शिक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान दिया जाता है कि जो प्रसार शिक्षा है वो किस पर बल देता है। सीखने की जो सीखने की विधि है उसमें ज़्यादातर करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बता करके, जब बता करके कोई कार्य कराया जाता है, दिखा करके वो चीज़ें दिखाई जा रही हूँ, करके यानी कि वो करके दिखाया जा रहा हो। जैसे आप लोग विद्यालय में देखे होंगे, क्लास 8 तक, 10th 12th तक की क्लास में जब आप लोग थे तो वहाँ पे आपको जो है कुछ विभिन्न प्रकार की कलाएं, रंगीन पेपर्स के द्वारा बना करके कुछ कलाएं, कुछ लोग आते थे मार्केट वाले जो आपको वो दिखाते थे अपनी कलाओं को, कुछ बता करके कि जो दुकानदार आते थे वो पुस्तिकाओं को बांटने के लिए ढेर सारे उसमें चित्र हुआ करते थे। रंगीन पेपर्स की मदद से बच्चे जो है क्या करते थे, कुछ अलग अलग ड्राइंग बनाते थे, फूल पत्तियां बनाते थे।
तो वहाँ पे जब वो व्यक्ति बता रहा है कि इस प्रकार से आप इन पेपर्स का प्रयोग करके इतने आर्ट्स बना सकते हैं, तो वहाँ पे बता करके, लेकिन दिखा करके कुछ समय बाद वो दुकानदार देखिए आपको विभिन्न कलर के पेपर्स को काट के डिज़ाइन बना करके भी दिखा रहा था। और फिर करके कब होगा, जब उसी भीड़ में से क्लास में जो आप सब बैठे थे किसी एक स्टूडेंट को बुला करके उससे बनवा करके वो कला आपके सामने करके दिखाई जा रही थी। तो ये कार्य के आधार पर सिखाने की या शिक्षण विधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। इतना समझ में आया? आगे देखिए, सीखने के आधार पर बताया जा रहा है शिक्षण विधियां। सीखने के आधार पर मतलब सबसे पहले बताया गया कि ज्ञान, कार्य क्षमता और मनोवृत्ति में परिवर्तन, ये 3 प्रकार बताए गए। ज्ञान का मतलब है कि जब जो है सीखने वाले व्यक्ति को कुछ ज्ञान दिया जा रहा है, उसके पास कुछ ज्ञान है कि इस ज्ञान को वो जल्दी अर्जित कर सकता है, सीख सकता है, वो ज्ञान के आधार पर हो गया। और फिर कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर का मतलब है कि उस व्यक्ति की सीखने की क्या क्षमता है। ऐसा नहीं है कि जो क्लास 5th में स्टूडेंट पढ़ रहा हो उसको आप जो है क्लास 10th का कोई भी टॉपिक समझा रहे हो तो क्या वो जल्दी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका बेस अभी मजबूत नहीं है और आप उसे हाई लेवल के टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं। तो वही बातें यहाँ पे ज्ञान के आधार पर मतलब वो पहले से जिस क्षेत्र में उसे जानकारी हो। किसी भी स्टूडेंट को लिख करके कोई बात समझ में आ रही तो चित्र के माध्यम से समझ में आ रही तो उसको उसी आधार पर सिखाइए। कार्य क्षमता के आधार पर जो चीज़ें उनकी जिसकी जितनी क्षमता है उस आधार पर सिखाइए। फिर मनोवृत्ति में परिवर्तन, मनोवृत्ति में परिवर्तन मतलब एटीट्यूड में परिवर्तन करके, जैसे कि स्टूडेंट्स को या फिर वैसे ही किसी व्यक्ति को, ग्रामीण व्यक्ति को कोई बातें इस तरह से कही जाती हैं कि आप जो है इस कार्य को करके इतना बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। फिर उस व्यक्ति को अपने मन में या फिर आंतरिक इच्छा उत्पन्न होती है, व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड आता है कि अगर मैं इस कार्य को कर लूँगा, सीख लूँगा तो हमारा क्या होगा, जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, हम अपना जीवन जीवन यापन कर रहे हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीखने के आधार पर ये 3 विधियां बताई गई शिक्षण विधि की। इसके बाद है ग्रहण करने के आधार पर। ग्रहण करने का आधार पर मतलब होता है कि वो व्यक्ति किस आधार पर ग्रहण कर पा रहा है। कोई भी चीज़ प्रसार कार्य करता जो सिखाने वाला है, वो व्यक्ति जो कोई चीज़ सिखा रहा है तो सीखने वाला व्यक्ति कुछ है जो तुरंत सीख जाते हैं, कुछ देर से समझते हैं, सीखते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो एकदम लास्ट में, जैसे कि हम आप लोग को कोई बात सिखा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट हैं उनको पता है कि ये सारे टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे, वो तुरंत पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। उन्हें टेंशन है, समझ सकते हैं कि हमारे एग्जाम में ये टॉपिक आएंगे इसलिए वो पढ़ लेंगे। तो ये हो गया कि शीघ्र ग्रहण, वो किसी बात को जल्दी सीख ले रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं कि हाँ ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है। इसके बाद है विलंबकारी। विलंबकारी का मतलब होता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो अपने फ्रेंड लोगों को बताएंगे कि ये जो मैम पढ़ा रही हैं इस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में भी बहुत ही हेल्प मिलेगी। फिर जो सीखा है व्यक्ति, उसके कहने पे वो व्यक्ति जब सीखता है तो वो पीछे हो जाता है, यानी कि उसे सीखने में विलंब हो रहा है। और इस प्रकार से सबसे लास्ट में जो व्यक्ति सीखा है, उसके बाद जो सीखा है, इन सभी को देखने के बाद लास्ट में कुछ लोग ऐसे भी आलसी किस्म के होते हैं जिनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैं सीख लूँ तो शायद मेरे एग्ज़ाम में ये हेल्प कर सके। तो इस प्रकार से यानी कि उसको सीखने की उतनी इच्छा नहीं है, लेकिन लोगों को देख करके वो थोड़ी बहुत सीखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ग्रहण करने के आधार पर प्रसार शिक्षण विधि को 3 प्रकार से बांटा गया, शीघ्र ग्रहण और विलंबकारी और लास्ट में लैगार्ड विधि। शीघ्र ग्रहण में जो जल्दी सीख ले रहा है, विलंबकारी जो बाद में सीख रहा है, और लैगार्ड मतलब जो सबसे अंत में सीख रहा है किसी बात को। इतना समझ में आया। इसके बाद विम आयाम के आधार पर शिक्षण विधियों को बांटा गया है। विम आयाम का मतलब है कि इसमें बताया गया है कि द्विआयामी और त्रिआयामी। द्विआयामी में कोई भी चीज़ें उसके 2 आयाम अगर हैं, 2 आयाम में उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, जैसे ये बोर्ड है इसकी लंबाई देख रहे हैं आप और इसकी चौड़ाई देख रहे हैं, तो इस आधार पे अगर कोई चीज़ें दिख रही हैं तब वो द्विआयामी है। यहाँ पे जैसे आप कोई चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद त्रिआयामी में आप लंबाई भी देख रहे हैं, चौड़ाई भी देख रहे हैं और इसकी मोटाई भी किनारे से आप देख पा रहे हैं कि कितनी है। जैसे कि 3D में आप किसी भी
प्रोग्राम को देख करके कोई चीज़ें सीख रहे हों। जैसे घर बनवाने के लिए जो आप पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, उसका देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा घर लगता है। तो एक है कि आप सिर्फ नक्शा तैयार कर लेते हैं, एक है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेते हैं, जो आपका डिजिटल मार्केटिंग में प्रयोग किया जाता है। जो घर बनाने वाले लोग हैं या फिर जो इसका ठेका वगैरह टेंडर वगैरह पास करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, तो उसका एक जो बाहरी व्यू होता है वो भी तैयार करते हैं। तो इसका जो है उसमें एक ये भी दिया जाता है कि उसकी परछाई भी दिखाई जाती है कि आपका जब घर तैयार होगा तो ये साइड से कैसा दिखेगा, सामने से कैसा दिखेगा, या फिर इसकी परछाई किस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये सारी विधियों का प्रयोग करके जब आप किसी चीज़ को ग्रामीण लोगों को सिखाते हैं, वो द्विआयामी और त्रिआयामी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की बात हो रही है। जैसे कुछ चीज़ें जो प्रक्षेपित होकर के आपको दिखाई दे रही, समझाई जा रही हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको सिखाने बताने के लिए जिसमें प्रकाश की आवश्यकता हो रही हो, जैसे कि आपकी आंखों पे कोई चीज़ पड़ती है तो आपको कोई वस्तु कब दिखाई देती है, जब उस वस्तु की प्रतिबिंब आपकी आंखों पे पड़ती है, फिर वो आंख पर से प्रकाश परावर्तित होकर उस वस्तु पर पड़ती है, तब वो आपको वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ता है और आंख से प्रक्षेपित होकर वो वस्तु पर पड़ती है, तो वो वस्तु आपको दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ें प्रक्षेपित होकर के आपको कोई दिखाई दे रही हैं, समझाई जा रही हैं, तो वो प्रकाश की आवश्यकता हो रही है वहाँ पे। उसी प्रकार से गैर प्रक्षेपित में आपको जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ पे चार्ट, पोस्टर आदि का प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाश की आवश्यकता में आप जो है विभिन्न प्रकार के लेंस वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करके अगर कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं, पर्दे के माध्यम से दिखा रहे हैं, डिजिटल पर्दे जो आते हैं, तो वो सब प्रक्षेपित के अंतर्गत आ रहे हैं। कि गैर प्रक्षेपित में चार्ट, पोस्टर, ये सब का जब आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 7 प्रकार से शिक्षण विधियां बताई गई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट को आप याद रखिएगा। जितना हमने एग्जाम्पल आपको समझाया, वह सारे एग्जाम्पल में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है एग्जामिनर, इस आधार पे अलग अलग एग्जाम्पल दे सकता है। फिर आपसे पूछेगा कि ये प्रसार शिक्षा के किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा 3 और भी बताए गए, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। इसका मतलब होता है जो चीज़ें आप देख करके सीख रहे हो वो दृश्य सामग्री है, जैसे चार्ट है, पोस्टर है। फिर श्रव्य सामग्री का मतलब है कि जो चीज़ें आप सुन करके सीख रहे हो वो क्या है, श्रव्य सामग्री। जैसे कि आप देख रहे रेडियो हो गया, साउंड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। वहीं पे श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं जिनको आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, इन सब के माध्यम से आप क्या देख रहे हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आप कर रहे हैं। तो इतना समझ में आया, ये सब आपके क्या थे, शिक्षण विधियां थी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जाता है प्रसार शिक्षा में, कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो किसके लिए है। जो प्रसार शिक्षा ये आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास, इसके पहले हमने प्रौढ़ शिक्षा पे एक डिटेल्ड क्लास बनाई है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रसार शिक्षा में आपको एग्जाम में जो पॉइंट पूछा जाता है वो भी आप देखिएगा कि प्रौढ़ शिक्षा कितने वर्ष से कितने वर्ष के लोगों के लिए होती है, तो 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए होती है। ये यहाँ पे वर्ष बताया गया है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष के लोग तो हैं, लेकिन कैसे व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति विद्यालय नहीं गए हैं, या फिर जो ग्रामीण लोग हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, अशिक्षित हैं, या फिर जिन्होंने अपनी विद्यालय शिक्षा शुरू तो की थी लेकिन किसी कारणवश उन्होंने बीच में ही अपनी शिक्षा को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, उनके लिए ये शिक्षा अपनाई जाती है। और इसके बाद देखिएगा कि ये प्रौढ़ शिक्षा शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1978 में यह जो शिक्षा है ये प्रारंभ की गई थी। कौन सी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, आखिर प्रौढ़ शिक्षा सिखाने का, बताने का, देने का उद्देश्य क्या था, तो 8 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। 8 करोड़ लोग जो है हमारे देश में वो शिक्षित हो जाएं, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा अपनाई गई थी। इतना समझ में आया। जितना भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। इसके बाद देखिएगा प्रसार कार्यक्रम। प्रसार कार्यक्रम का मतलब होता है, प्रसार शिक्षा में तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए
प्रसार कार्यकर्ता ढेर सारी विधियां अपना रहा है, ढेर सारी चीज़ों को एक साथ ले आ रहा है, लोगों की हेल्प करने का प्रयोग कर रहा है जिससे कि उनको शिक्षित किया जाए, जिस क्षेत्र में जिस चीज़ को वो सीखना चाहे उस चीज़ को सिखाया जाए। इसी के आधार पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं जिससे कि उनकी हेल्प मिल सके। लेकिन उसी में से कुछ इम्पॉर्टेंट भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं जो प्रसार शिक्षा में चलाए गए थे और ये एग्ज़ाम में आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, खास करके आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। ये जो है इस प्रकार से पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक साथ पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ में। और इसके साथ ही साथ आपका कोई और अदर एग्ज़ाम है अगर, तो उसमें ये अलग अलग से ऑप्शन पूछा जा सकता है कि जैसे प्रसार कार्यक्रम जो है ये ना पूछ करके डायरेक्टली पूछ सकता है कि शांति निकेतन जो है कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया या फिर कब चलाया गया, मारथंडम प्रयोग जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो किसके द्वारा कब किया गया, ये सारे अलग अलग से पूछ सकते हैं। नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आपके होम साइंस में ये अरेंज करने के लिए दे देता है कि कौन से कार्यक्रम के बाद कौन सा कार्यक्रम आया था, इसको अरेंज करिए। या फिर ये जो योजनाएं हैं ये उसको उसके ईयर कब शुरुआत किया गया था, प्रारंभ किया, उसमें मैच करने के लिए देता है आगे पीछे करके, या फिर किसके द्वारा चलाया गया है वो मैच करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें बहुत डीपली ना जाइएगा आप लोग, क्योंकि जितना एग्ज़ाम में है कम टाइम है आपके एग्ज़ाम में, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट को सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा। देखिएगा, प्रसार कार्यक्रम को समझने के लिए हम इसको पहले दो भागों में बांट देते हैं कि प्रसार कार्यक्रम जो शुरुआत की गई थी वह स्वतंत्रता के पूर्व में कौन कौन सी योजनाएं थी और स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी। इस प्रकार से दो भाग पहले बांट देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्व जो कार्यक्रम चलाया गया था, स्वतंत्रता पूर्व जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले शांति निकेतन आता है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया था और सन 1908 ईस्वी में। इसके बाद इंडियन विलेज सर्विस है, इसके जो ले आने वाले हैं वो कौन है, श्री वी.एन. गुप्ता हैं, 1908 में इनके द्वारा ले आया गया था। इसके बाद सेवाग्राम आश्रम है, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया और 1920 ईस्वी में। इसके बाद गुड़गांव प्रोजेक्ट है, ये किसके द्वारा चलाया गया था, F.L. ब्रेयन के द्वारा चलाया गया था। ये 1920 में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद मारथंडम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, 1928 में। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, डॉक्टर स्पेंसर हे के द्वारा। इसके बाद फिरका विकास योजना, इसका जो प्रारंभ किया गया ये मद्रास सरकार के द्वारा शुरू किया गया था सन 1946 ईस्वी में। इतना समझ में आया। ये जो हमारे सीक्वेंस याद रखिएगा, 1908 में दो है, 1920 में दो कार्यक्रम है, फिर 1928 और 1946 में। ये इतने आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात जो कार्यक्रम चलाए गए जिसमें से नीलो खेड़ी कार्यक्रम है, ये हरियाणा के नीलो खेड़ी जिले में प्रारंभ किया गया था, सन 1947 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आपको वहाँ थियरी में नहीं लिखने को मिलेगा कि क्यों किया गया था, कौन कौन लोग थे, क्या इसका उद्देश्य था, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी डेट क्या है, कहाँ पे प्रारंभ किया गया था, ये स्वतंत्रता के पूर्व है या पश्चात है, या फिर इसको अरेंज करने के लिए ये सब भी दे देगा तो आप उसमें अरेंज करेंगे कि किसके बाद कौन सा है और प्रारंभ कब किया गया था। इसके बाद देगा इटावा पायलट परियोजना की जब बात की जाती है तो इसके जो प्रारंभ करने वाले हैं वो कौन है, एल्बर्ट मेयर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और सन 1948 ईस्वी में। ये रहा हमारे प्रसार कार्यक्रम की जो प्रसार शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे उसमें से स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात जो चलाए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं हिलगार्ड के द्वारा अब प्रेरणा के 3 तत्व, यानी कि जब आप प्रसार कार्यकर्ता के रूप में ग्रामीण लोगों को प्रसार शिक्षा दे रहे हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो प्रेरणा है, किस प्रकार से मोटिवेशन लोगों को होता है कि वो किसी कार्य को सीखने की इच्छा जागृत करते हैं या फिर किसी चीज़ को सीखने में उनकी रुचि उत्पन्न होती है। तो इसके लिए हिलगार्ड विद्वान के द्वारा क्या किया गया था, अभिप्रेरणा के 3 तत्व बताए गए थे, यानी कि जो व्यक्ति है वो मोटिवेट कब होता है तो उसके लिए 3 तत्व जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से है सबसे पहले आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब है
कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब वो उस कार्य को सीखता है। इसके बाद अंतर्नोद, अंतर्नोद का मतलब बताया गया है मानसिक दबाव। मानसिक दबाव में जब अंदर से मानसिक रूप से कोई व्यक्ति दबाव में महसूस करता है तब उस कार्य को सीखता है। जैसे एग्ज़ाम का दबाव समझ करके लोग पढ़ाई करना बहुत तेज़ कर देते हैं। अब जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो स्टूडेंट्स जो है ढूंढते हैं कि शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिल जाए कि हम पूरे थियरी को अपना बहुत ही शॉर्ट वे में कवर कर लें और ध्यान से पढ़ लें, उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे मानसिक दबाव हो गया। उसके बाद प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है वो व्यक्ति अंदर से प्रोत्साहित है कि मुझे टीचर बनना है या फिर कोई किसी पोस्ट पे हमें जाना है, तो ये अंदर से ये बात उसे प्रोत्साहित कर रही है। तो ये बातें हो गई कि प्रेरणा के 3 तत्व में। इसके बाद इसके प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से जन्मजात और उपार्जित, यानी कि जन्मजात में जो चीज़ें जो हमें जन्म से ही प्राप्त हुई वो जन्मजात हैं, और उपार्जित का मतलब है जो चीज़ें हमने यहाँ पे जन्म के पश्चात ग्रहण की है। जो जन्मजात है उसमें से भूख, प्यास और नींद आता है, और फिर उपार्जित में एक व्यक्तिगत है और एक सामाजिक है। व्यक्तिगत में कोई व्यक्ति अपने आदत को लेकर कोई कार्य करता है, या फिर उसका कुछ लक्ष्य होता है उसके लिए करता है, या फिर उसकी देखने की या समझने की कोई दृष्टि होती है, उसके आधार पर उस कार्य को वो सीखने का प्रयत्न करता है। तो ये हो गया व्यक्तिगत आधार पर। वहीं पे सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति अपनी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए समाज के लोगों के लिए उस कार्य को करता है, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये हो गया अपना उपार्जित, जिसमें से व्यक्तिगत और सामाजिक में विभाजित किया गया। आई होप इस क्लास में आप लोग अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ पाए होंगे। किसी पॉइंट्स पे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी अदर पॉइंट इसके अतिरिक्त जो आपको ना समझ में आए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर इस सब्जेक्ट में कोई भी पॉइंट अगर ना समझ में आया हो तो आप उसे ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उसकी भी क्लास आपको प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।